बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। आपको क्या चेक करना है, देखना है कि इनमें से कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास सेट्स हैं, है ना। आपके पास सेट ए है, लिखा हुआ है कि यहाँ पर x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को एंड x satisfy x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये लिखी है कंडीशन कि x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने सीखा होगा इससे पहले, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करना, फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो आप 10th क्लास की वीडियोस मेरी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये दोनों हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 6x, तो x कॉमन आ गया है, यहाँ पर x बचा और माइनस 6। देन यहाँ पर 2 कॉमन आ गया है, x माइनस 6। देन फाइनली यहाँ पे क्या क्या बच गया, x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6 और 2। दो वैल्यूज़ मिल गई आपको, यानी कि इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 6, या 6 और 2 एक ही बात है, ठीक है। सेट B में एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6। सेट C में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सेट D में एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स नहीं बल्कि एक ही एलिमेंट है 6। अब आपको देखना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है ना। तो बहुत ही आसान चीज़ है, हमें सबसेट के लिए क्या कंडीशन चेक करनी होती है। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जब पहला वाला सेट के सारी एलिमेंट्स सेकंड वाले सेट के अंदर हों। तो अगर मुझे देखना है कि A किसका किसका सबसेट है, तो A के एलिमेंट्स यानी कि 2 और 6 किस किस में है, B में भी है, यानी कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इतना समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये 2, 6 इसमें भी है क्या, हाँ बिल्कुल है इसमें, यानी कि A जो है वो C का भी सबसेट है। क्या 2 और 6 D में है क्या, नहीं, यानी कि A जो है वो D का सबसेट नहीं है। अब चेक करते हैं B को कि B के ये तीनों एलिमेंट्स क्या A में है, नहीं है, तो B A का सबसेट तो बिल्कुल नहीं है। ये 2, 4, 6 क्या C सेट में है, बिल्कुल है, तो आप कह सकते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C। देखते हैं B क्या D का सबसेट है। B के पास एलिमेंट है 2, 4, 6, क्या D में वो सारे एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये तो इसका सबसेट नहीं हुआ। अब चेक करते हैं C को, C के सारे एलिमेंट्स क्या किसी भी सेट में मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, यानी कि C तो किसी का भी सबसेट नहीं है। अब आते हैं D पे, D को देख रहे हैं कि D में सिर्फ एक एलिमेंट है 6। अब ये देखना है कि D के सारे एलिमेंट क्या A में हैं, हाँ भाई A में दिख रहा है मुझे, तो यानी कह सकते हैं कि D इज़ अ सबसेट ऑफ A। D के एलिमेंट B में है क्या, हाँ है, यानी कि D इज़ अ सबसेट ऑफ B। एंड अगेन D को हम चेक करेंगे कि D के एलिमेंट जो है वो C में है या नहीं, तो डेफिनेटली D के एलिमेंट C में है, तो D इज़ अ सबसेट ऑफ C। सिंपल है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज़ ट्रू प्रूव इट एंड इफ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। देख लेते हैं भाई कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा नहीं है। सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B देन x बिलोंग्स टू B। तो आप सोचिए ज़रा कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है।
मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, अगर कोई एक एक्स एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक बात है, करने दीजिए। और अब हम दूसरी क्या बात कह रहे हैं कि एक सेट है ए जो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट ही सेट बी के अंदर है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा ये सेट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब उस सेट में कोई भी एलिमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या ये दोनों बातें इस बात की दलील है कि एक्स भी बी को बिलोंग करेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये ज़रूर पता लग रहा है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं पता लग सकता हमें कि एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर यहाँ लिखा होता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तब हम डेफिनेटली बोलते कि एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसेट नहीं लिखा है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है ए बिलोंग्स टू बी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो बिलोंग करेगा तो इसका मतलब वो एक्स बी को बिलोंग करेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सपोज़ मैं एक सेट ले रही हूँ, सेट ए, जिसमें एक एलिमेंट है 1, और सपोज़ मैं एक सेट ले रही हूँ बी जिसमें एक एलिमेंट है जो कि सेट के फॉर्म में है और वो सेट के अंदर एलिमेंट है 1, और दूसरा एलिमेंट सपोज़ मैं ले रही हूँ 2, ठीक है। ये दोनों सेट्स मैंने अज्यूम कर लिया है, लेट किया है ये मैंने। अब इसको देखकर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इसको देख के मुझे साफ साफ ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक बात है, ये एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, पहली कंडीशन मैंने लिख ली है। एंड ये भी दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा सेट बी के अंदर है, यानी कि सेट ए जो है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट बिलोंग कर रहा है बी को, ये भी दिख रहा है ना। यानी कि सेट ए जो है, दैट इज़, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दैट इज़ सेट ए बिलोंग्स टू बी। यानी कि पहली वाली सेकंड वाली कंडीशन भी हो गई, इफ़ वाली दोनों कंडीशन मैंने लिख दी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि x जो है वो b को, यानी x यानी कि 1 जो है वो b को बिलोंग कर रहा है? नहीं, 1 तो b को बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ पे तो 1 एज अ सेट बिलोंग कर रहा है, 1 एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे? बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। फाइनली लिख देंगे हम लोग, डज x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b need not imply, हाँ अब विजिबल होगा, need not imply x belongs to b। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बिलोंग करेगा b को, है ना। कर भी सकता था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें तो इन जनरल बात करनी है। तो ये कैसी स्टेटमेंट हुई? ये फॉल्स स्टेटमेंट हुई, फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में कि इफ़ A is a subset of B and B belongs to C, ये लिखा है, then A belongs to C। अब सोचिए ज़रा कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगी या नहीं होगी। अगर A सबसेट है B का, क्या मतलब हुआ? A के सारे एलिमेंट B को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक बात है। क्या लिखा है दूसरा कि B बिलोंग्स टू C, यानी B जो सेट है वो पूरा का पूरा C को बिलोंग कर रहा है, यानी ये पूरा का पूरा C के अंदर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि A जो है वो भी C को बिलोंग करेगा, यानी A भी जो है वो C के अंदर चला जाए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कैसे? लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सेट अज्यूम कर लिए कि लेट मेरा सेट A जो है वो है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1, ठीक है। मैंने अपना सेट B को अज्यूम कर लिया कि उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है। C सेट को मैंने अज्यूम कर लिया कि इसके अंदर एक एलिमेंट है 1 और 2 के सेट के फॉर्म में, और एक 3 है और एक सपोज 5 है, ठीक है। ये एलिमेंट है। अब देखिए, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है मुझे इतना ज़रूर दिख रहा है कि A जो है वो B का सबसेट है। दिख रहा है ना कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। A का सब एलिमेंट, सब क्या मतलब, इसमें एक ही एलिमेंट है, A में जितने भी एलिमेंट हैं वो B के अंदर हैं। हाँ भाई हैं, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ठीक बात है। B बिलोंग कर रहा है C को, यानी B जो है
वो 1 और 2 के सेट के फॉर्म में है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। हाँ भाई दिख रहा है कि B बिलोंग्स टू C। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि A जो है वो भी C के अंदर है, ये वाला पूरा का पूरा सेट इसके अंदर है? नहीं, बट A डज नॉट बिलोंग्स टू C, है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि ये पूरा जो है सेट ये इसके अंदर C के अंदर भी बिलोंग करे। नहीं कर रहा, मुझे दिख रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं होगा। तो अब फाइनली लिख देंगे हम दस कि A इज़ अ सेट सबसेट ऑफ B एंड B belongs to C need not imply A belongs to C। तो कैसी स्टेटमेंट हुई ये? फॉल्स स्टेटमेंट है बिल्कुल। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? थर्ड पार्ट में लिखा है कि इफ़ A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। सोचिए, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट B को बिलोंग कर रहे हैं, एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ C, B के सारे एलिमेंट C को बिलोंग कर रहे हैं, A के सारे एलिमेंट B को और B के सारे एलिमेंट C को, यानी कि A के भी सारे एलिमेंट C को भी बिलोंग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे प्रूव करें? क्वेश्चन में खुद ही कहा गया है कि अगर सही है तो पहले प्रूव करिए उसको, गलत है तो एग्जाम्पल दीजिए। तो ये सही है स्टेटमेंट, तो उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेती हूँ मैं कि लेट x जो है कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है A को। ठीक है, ये मेरी अजम्पशन है। अब अगर A को बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो x जो है वो B को भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है ना। A अगर B का सबसेट है तो x अगर A को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो B को भी तो करेगा भाई। हाँ ठीक है, करेगा। और साथ ही साथ B जो है वो C का सबसेट है, तो अगर x B को बिलोंग कर रहा है तो x C को भी बिलोंग करेगा। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि x जो है वो C को भी करेगा। क्यों? क्योंकि B इज़ अ सबसेट ऑफ C। अब जब x A को बिलोंग कर रहा है तो ये x C को भी बिलोंग कर रहा है, देन x बिलोंग्स टू C, है ना। अब इसको देखिए, सोचिए ज़रा ये क्या लिखा है मैंने, यानी x जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के हैं और वही एलिमेंट C के भी हैं। इसका मतलब A के जितने भी एलिमेंट हैं वो C के भी एलिमेंट हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A जो है वो C का सबसेट है, क्योंकि A के जो भी एलिमेंट है वो C के भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि A इज़ अ सबसेट ऑफ C। और हमें क्या लाना था? हमें भी यही लेके आना था कि A इज़ अ सबसेट ऑफ C, और हम ले आए। यानी कि हेंस इफ़ A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। सीधी सी बात है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है कि if A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। अब सोचने की बात है कि क्या लिखा हुआ है और क्या ये सही है या नहीं है। अब एक बात है, क्या कह रहा है कि A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B में नहीं हैं। ओके, B के सारे एलिमेंट जो हैं वो C में नहीं हैं। ठीक बात है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि A के सारे एलिमेंट C में भी ना हों? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। A के एलिमेंट B में नहीं हो सकते हैं, B के एलिमेंट C में नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना कंडीशन कि A के एलिमेंट C में भी ना हो सकते हैं भाई। कंडीशन तो है, पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सेट A जो है उसमें एलिमेंट्स लिए हैं 1 और 2, ठीक है। सेट B है उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 2, 3 और 4। सेट C एक सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट ले लिए सपोज 1, 2, 3 और 5, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स ले लिए। अब देखिए, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? आपको क्या नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा होगा कि A जो है
वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, ए के दोनों एलिमेंट्स बी में नहीं है, इसका मतलब ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ओके, बी के भी सारे एलिमेंट सी में नहीं है, 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 5 है, 4 इसमें नहीं है, इसका मतलब बी जो है वो भी सी का सबसेट नहीं है। ठीक बात है, लेकिन क्या ए के सारे एलिमेंट सी में हैं 1 और 2? हाँ भाई है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ए नॉट अ सबसेट ऑफ सी, है ना, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो ये तो गलत बात हो गई, यानी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दस हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए, अगर इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी is not a subset of C, need not imply कि A is not a subset of C। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है ना। आई होप क्लियर होगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इफ़ ए एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को एंड A is not a subset of B, then X belongs to B, ये लिखा है। अब देखिए ज़रा ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। X जो है एक एलिमेंट है, वो A का एलिमेंट है। X ही एक ऐसा एलिमेंट है जो A का है। यहाँ इस कंडीशन के मुताबिक मुझे ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वो एलिमेंट A में है और A जो है वो B का सबसेट नहीं है, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो B में नहीं होंगे। अब ए के जितने भी, क्या मतलब ए की एलिमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्स, है ना, तो एक्स जो है वो अगर ए का है तो वो बी का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि एक्स जो है वो बी का एलिमेंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब ए बी का सबसेट ही नहीं है तो एलिमेंट कैसे हो सकता है ए का एलिमेंट बी में? नहीं हो सकता ना। तो अब इसको, जाहिर सी बात है ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसके लिए एग्जाम्पल लिखना होगा आपको। लिख देती हूँ मैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि आप भी अपनी तरफ से कोई भी एक सेट ले सकते हैं और एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेट ले रही हूँ ए, उसमें 2 एलिमेंट्स ले रही हूँ 1 और 2, ठीक है। सेट बी ले रही हूँ जिसमें 2 एलिमेंट्स ले रही हूँ, सपोज 2 और 3। इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? क्लियरली मुझे एक बात दिख रही है कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को एंड ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। बट 1 जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 1 जो है मतलब x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि अगर वो 1 a को बिलोंग कर रहा है तो वो 1 b को नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि वो उसका सबसेट, a सबसेट नहीं है b का, इसलिए 1 जो है वो b को बिलोंग हरगिज़ नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है जो ऊपर हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो हम लोग लिखेंगे कि दस x belongs to, if x belongs to a and a is not a subset of b, need not imply x belongs to b। ये हरगिज़ इम्प्लाई नहीं करता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है कि if a is a subset of b and x does not belongs to b, ये लिखा है, then x does not belongs to a। अब देखिए यहाँ पर x एक एलिमेंट है जो b को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या पता है कि a जो है वो b का सबसेट है। अब अगर एक एलिमेंट है जो b को ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट a को बिलोंग करेगा? अगर वो a को बिलोंग करेगा इसका मतलब वो b को तो करेगा ही करेगा, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है। और इस क्वेश्चन में भी वही बात कही गई है कि x जो है वो a को बिलोंग नहीं करेगा, तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है। तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हमें प्रूव भी करना पड़ेगा क्योंकि ट्रू है, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। तो लेट कर लेती हूँ मैं कि लेट x जो है एक एलिमेंट है वो a को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसने बोला है कि x a को बिलोंग नहीं कर रहा, मैं इसका ऑपोजिट मान के चल रही हूँ कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है। अगर x बिलोंग a को कर रहा है और मुझे ये बात पता है कि a जो है वो b का सबसेट है, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या मतलब हुआ इसका कि x a को बिलोंग कर रहा है, a सबसेट है b का,
तो क्या मतलब है कि x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा। लेकिन ये तो गिवन कंडीशन में कि भाई x b को बिलोंग नहीं कर रहा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि मैं यहाँ से तो बोल रही हूँ कि x b को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है गिवन कि x b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो यानी मेरी बात जो है वो गलत हो गई। तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो फाइनली यही लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर यहाँ पे पहले लिख देना है, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है, गलत है ना। हेंस x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये वाली बात सही है। Thus if a is a subset of b and x does not belongs to b, then x does not belongs to a। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यानी कि ये कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये गिवन है। और क्या गिवन है भाई, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। लिख लेते हैं इसको भी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये बात भी गिवन है। ओके, आगे शो दैट बी इक्वल टू सी। तो हमें क्या प्रूव करना है, लिखते हैं यहाँ पे टू शो कि सेट बी इक्वल टू सेट सी, ये आपको प्रूव करना है। तो अब सोचते हैं इस बारे में। तो अब हमें अगर प्रूव करना है कि b इक्वल टू सी यानी सेट b इक्वल टू सेट c, तो अब ये सेट b से ही शुरू करते हैं काम करना, सेट b से ही शुरू करते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि एक एलिमेंट x है जो b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हमने काम b से ही शुरू किया, यहीं पे प्रूव करना था हमें सेट b इक्वल टू सेट c, तो काम भी हमारा यहीं से शुरू किया हमने। अब अगर x एक एलिमेंट है जो सेट b को बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये ज़रूर है कि x जो है वो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा, है ना। क्योंकि अगर b को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x जो है वो a यूनियन b को भी तो बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। अब अगर x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि x जो है वो a यूनियन c को भी बिलोंग करेगा। कैसे कह सकते हैं हम ऐसी बात, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि a यूनियन b और a यूनियन c इक्वल हमें ये गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि a यूनियन b और a यूनियन c इक्वल है। तो अगर x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो a यूनियन c को भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों सेट्स बराबर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि x एक एलिमेंट है जो a में भी हो सकता है और x एक ऐसा एलिमेंट है जो c में भी हो सकता है, या तो a में होगा या तो c में होगा, है ना। इतना तो समझ में आता है। ओके, अब अगर मैं कहती हूँ कि अगर जब x a को बिलोंग कर रहा है, और ये मेरी अजम्पशन थी ऑलरेडी कि x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, ये मेरी अजम्पशन है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, ये वाली अजम्पशन है। और ये वाली जो है ये यहाँ से मैंने लिखा है कि x a को बिलोंग कर रहा है। तो जब x a को बिलोंग कर रहा है और x b को बिलोंग कर रहा था, तो क्या हमें दिख रहा है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है a और b में, यानी कि x बिलोंग कर रहा होगा a इंटरसेक्शन b को, है ना। दोनों में कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब x जो है वो a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c दोनों बराबर हैं, यहाँ पे गिवन था ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c को, यानी x a को तो बिलोंग कर ही रहा है, x जो है वो c को भी बिलोंग करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब ज़रा सोचने की बात ये है कि अगर एक x ऐसा एलिमेंट है जो b का
एलिमेंट है सेट बी को बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट सी को भी बिलोंग कर रहा है, यानी बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सी में भी हैं। इसका मतलब कि बी जो होगा वो सबसेट होगा सी का। यही बात समझ में आती है, क्योंकि बी के जितने एलिमेंट हैं वो सी को भी बिलोंग कर रहे हैं, बी के जो भी एलिमेंट हैं वो सी को भी बिलोंग कर रहे हैं, है ना, यानी बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। एक बात समझ में आई। इसी तरह सिमिलरली हम यहाँ पे जैसे हमने ये बोला कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसी तरह हम ये भी लेके काम कर सकते थे कि अगर जब x बिलोंग करेगा a को और x बिलोंग करेगा c को, तो फिर हम वही फर्दर यही सारे स्टेप्स लिखेंगे और फिर सिमिलरली ये बात प्रूव करेंगे कि c इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो अगर b इज़ अ सबसेट ऑफ c और c इज़ अ सबसेट ऑफ b, तो दोनों से क्या समझ में आता है कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। यही हमने पढ़ा था जब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा था इसका। तो सबसेट्स वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि दो सेट्स कब इक्वल हो सकते हैं, दो सेट तब इक्वल हो सकते हैं जब पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट हो और दूसरा वाला सेट पहले वाले का सबसेट हो, तब दोनों सेट बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही करना है। अब हमने बी को सबसेट बता दिया है सी का, अब हमें क्या करना है कि सी को बी का सबसेट बताना है। तो मैं आपको स्टेप्स लिख के बताती हूँ। Similarly, when x belongs to a and x belongs to c, x a को बिलोंग कर रहा है, x c को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब, x एक ऐसा एलिमेंट है जो a में भी है और c में भी है, यानी x बिलोंग कर रहा होगा a इंटरसेक्शन c को। अब x जो है वो a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x जो है वो a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा x। ठीक है, तो अब x अगर बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, इसका मतलब x a को भी बिलोंग कर रहा होगा, x b को भी बिलोंग कर रहा होगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू b। ये बात क्लियर हो गई। अब सोचने की बात यह है कि अगर x एक एलिमेंट है जो c को बिलोंग कर रहा है, यानी कि c सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट b के भी हैं। c सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट b के भी हैं, यानी कि c के सारे एलिमेंट b में हैं, यानी c इज़ अ सबसेट ऑफ b। यही मतलब आया इस बात का, है ना, कि c के जो भी एलिमेंट है वो b के भी एलिमेंट हैं। क्योंकि x बिलोंग कर रहा है c को, इससे ये पता लगा कि x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज c इज़ अ सबसेट ऑफ b। अभी हमने क्या प्रूव किया, अभी हमने प्रूव किया कि b इज़ अ सबसेट ऑफ c, और अभी यहाँ से हमने बताया कि c इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो इन दोनों बातों से क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि b इज़ अ सबसेट ऑफ c एंड c इज़ अ सबसेट ऑफ b, देयरफॉर सेट b इक्वल टू सेट c। b और c दोनों सेट्स बराबर होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, अभी हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय।